हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज पार्ट 1 का सेक्शन बी। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो ये हमें सबको पता है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू पार्टनरशिप, मतलब को ओनरशिप पार्टनरशिप रिलेटेड है। वो कह रहे हैं को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप बनती है को ओनरशिप से। एंड रीजन कह रहा है द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट इन को ओनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल असर्शन इसका रॉन्ग है, क्योंकि को ओनरशिप का मतलब पार्टनरशिप नहीं है। डिटेल मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी। द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट इन को ओनरशिप, बिजनेस का एलिमेंट भी को ओनरशिप में प्रेजेंट नहीं है। सो बोथ आर रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। अब देखते हैं कि सीबीएसई की आंसर की क्या आती है, सीबीएसई क्या कहता है। सो बोथ आर incorrect according to me, so B should be the correct option. Moving on to the question 18 quickly. Z Limited ने 800 शेयर्स फोरफिट किए हैं, और जिस पर 8 पर शेयर कॉल्ड अप हैं एंड 6 पर शेयर पेड हैं। द अमाउंट विच शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ऑन द forfeiture ऑफ these शेयर्स was, मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट हम किस अमाउंट से डेबिट करेंगे forfeiture की एंट्री पास करते टाइम। सिंपल सा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रूल कि जितना अमाउंट कॉल्ड अप होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं फोरफिटेड शेयर्स को। सो 800 into 8, that is 6400 should be the correct answer for this. Moving on to the next question. A situation where number of shares offered to public फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर किए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए वो कम है than the number of shares for which applications have been received. सिंपल सा इसमें जो कंक्लूजन निकल रहा है कि एप्लीकेशंस ज्यादा आई हैं और शेयर्स कम ऑफर किए गए हैं, राइट। तो ये सीधा सीधा सा केस बन रहा है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का। सो सी शुड बी द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 20. Which of the following statements are correct? The liability of a partner for acts of the firm is unlimited. बिल्कुल ठीक है, पार्टनर की लाइबिलिटी फर्म की एक्ट्स के लिए अनलिमिटेड होती है। बट एक चीज यहाँ पर जो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था कि जो अनलॉफुल एक्ट्स होते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्ट्स होते हैं, उसके लिए पार्टनर्स लाइबल नहीं होते हैं, वो अलग से एक डिस्कशन है। बट अभी मैं जो मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगता है मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, बाकी रेस्ट विल जस्ट वेट एंड सी सीबीएसई's ऑफिशियल आंसर की। प्राइवेट एसेट्स ऑफ अ पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म। यस, बियॉन्ड द लिमिट अगर प्राइवेट एसेट्स यूज करने किए जाने चाहिए तो किए जा सकते हैं। And each partner is liable jointly with all other partners and also severally to the third parties for all the acts of the firm done while he is a partner. ये भी ठीक है। डी ऑप्शन फोर्थ पार्ट इसमें, सॉरी, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हमें दिख ही रही हैं, तो फोर्थ मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है, तो सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to question number 21. Which of the following statement is not true to for fixed capital accounts? हमें पता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स हमारे पार्टनरशिप में कब बनते हैं और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स बनते हैं रादर। तो दो अकाउंट्स हमारे बनते हैं, एक हमारा होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। सो देखते हैं यहाँ ऑप्शंस क्या है। द कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस देयर इज एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दिस इज करेक्ट, right. The capital accounts always show a credit balance. Yes, this is also correct, क्योंकि capital है तो correct credit balance ही होगा। Each partner has only one account, capital account under this method. No, ये incorrect statement है। इस मेथड में दो अकाउंट्स होते हैं। All adjustments for drawing salary, interest and capital etc. are made in the current accounts. This is true. ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आप लोग अपने आंसर्स मैच कर पा रहे हैं एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों के आंसर्स अभी तक ठीक भी हैं। अमर एंड समर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:5। 1 अप्रैल 2021 को एक नया पार्टनर आया है, मिस्टर गणेश। ऑन द डेट ऑफ गणेश एडमिशन, बैलेंस शीट ऑफ अमर एंड समर शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस में, दैट मीन्स लॉस है। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लॉस को पुराने पार्टनर्स को दे दिया जाता है उनकी ओल्ड रेशो में,
ठीक है। और लॉस जब पुराने पार्टनर्स को दिया जाता है, हम इसको कहते हैं कि राइट ऑफ किया जाता है, लॉस को हटाया जाता है बुक्स में से किसी भी इवेंट के केस में, यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ जैसे केसेस में। सो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना चाहिए बाय 60,000 एंड ओल्ड पार्टनर्स दैट इज अमर एंड समर डेबिट होने चाहिए इन देयर ओल्ड रेशो, क्योंकि वो लॉस बेयर कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए, ए पार्ट शुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। 23. On the reconstitution of a firm, the value of land was to be appreciated by 2 lakh. Land की वैल्यू 2 लाख बढ़ रही है and plant and machinery was to be reduced to 7 lakh from 10 lakh. यानी कि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 3 लाख कम हो रही है। गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बहुत सिंपल है, ये तो बिल्कुल कुछ करने की इसमें जरूरत ही नहीं थी। 2 लाख गेन हो रहा है, 3 लाख लॉस हो रहा है, तो नेट लॉस जो है यहां पर हमारा हो गया 1 लाख का, राइट। सो मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 24, अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ट्रू, हम सबको पता है। इट इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये भी डेफिनेशन हम लोगों को आई थिंक पता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, assertion and reason both are correct. So A should be the option for this particular question, question number 24. Now question number 25. When a new partner is admitted, the balance of general reserve appearing in the balance sheet is credited to. जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स को मिलता है, पुरानी रेशो में मिलता है, मतलब क्रेडिट हो जाता है उनके कैपिटल अकाउंट्स में। तो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, इन ओल्ड रेशो, यहाँ रेशो नहीं पूछी गई बट इन ओल्ड रेशो। Kavita and Karan are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:1. On 1st April 2021 उन्होंने एडमिट किया for 1/4 शेयर एक न्यू पार्टनर को। The balance sheet of Kavita and Karan showed stock at rupees 45,000. On admission of new partner, the stock was found undervalued by 10%. That means ये 45,000 ऑलरेडी अंडर वैल्यू है किसी अमाउंट का, जिस अमाउंट का भी ये अंडर वैल्यू है 10% अंडर वैल्यूड है, राइट। सो वो अमाउंट क्या था पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। सो एक्स का 10% अगर कम है, x minus 10% of x is 45,000, तो x comes out to be 50,000, right? So 50,000 हमारा स्टॉक होना चाहिए था बट इट इज 45,000. दैट मीन्स कि हमें अब 10% स्टॉक को इंक्रीज करना है, तो 5,000 इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करने के लिए स्टॉक टू रीवैल्यूएशन ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन सी, स्टॉक टू रीवैल्यूएशन विद अमाउंट 5,000. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. यहाँ पर रेशो इज 7:3. प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है 1 लाख का एंड 3,000 पर मंथ की सैलरी जो है वो ओमिट कर दी गई है। सुमन को सैलरी नहीं दी गई है, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो जब आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और आंसर चेक करेंगे इसका, सो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, बट अमाउंट मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। मेरे हिसाब से इट्स 5,200, बट मे बी आई एम रॉन्ग समवेयर, बट शायद मिस प्रिंटिंग भी यहाँ पर हो सकती है। तो 5,200 अमाउंट मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए था। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. 28 का अगर हम आंसर देखें तो रूपा एंड दया पार्टनर्स हैं, एक नया पार्टनर आया फॉर 1/3 शेयर। नवीन की एडमिशन पे ये पता चला कि क्लेम फॉर डैमेजेस हैं, कुछ लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। सो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? हमें पता है जो भी क्लेम्स होते हैं डैमेजेस के लिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग डालते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड. C should be the correct option of that question. Question number 29 now. Assertion reason again. In case the company fails to receive minimum subscription, it cannot proceed for the allotment of shares. Yes, ये ठीक बात है, right? When the company fails to receive minimum subscription, it has to return the application money within 120 days. ये यहाँ पर wrong हो गया. It's not 120 days, it's 15 days. जी हाँ, 15 दिनों के अंदर एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी होती है. So that is A. Assertion is wrong. Assertion is correct and reason is wrong. So B should be the correct answer for this particular question. Question number 30.
X Limited invited applications for issuing 10 lakh equity shares of 10 each at a premium of 9 per share. Amount breakup दिया हुआ है, 15 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुई. सो शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस. एक्सेस एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई थी उसको अमाउंट को ड्यू एडजस्ट किया गया है अलॉटमेंट पे. धर्म जिसको 600 शेयर्स अलॉट किए गए थे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है. सो द अमाउंट दैट वाज नॉट पेड बाय धर्म, जो धर्म ने पे नहीं किया है, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं so this comes out to be rupees 300, that 3000. so C is the correct option for this question, option number C. अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, I'll tell you the detailed calculation for this also. Then 31, question number 31. यहाँ पर वो कह रहा है PP Limited invited applications for 10,000 equity shares of rupees 10 each. Applications for 9,500 shares were received and allotment was made to all the applicants. Ravi, a shareholder holding 200 shares, failed to pay the allotment money and his shares were forfeited. Mohan, to whom 100 shares were allotted, failed to pay the first call and his shares were forfeited immediately after the first call was made. Afterwards, the second and final call was made. The second and final call will be due on how many shares? तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से. यहाँ पर 9,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं और 200 शेयर्स पहले ही अलॉटमेंट के बाद फोरफिट हो चुके हैं एंड 100 शेयर्स जो हैं हमारे फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो चुके हैं. दैट मीन्स 300 शेयर्स हैव ऑलरेडी बीन फोरफिटेड. जो शेयर्स फोरफिट हो चुके हैं उन पे फाइनल कॉल ड्यू नहीं होगी. सो 9500 माइनस 300 दैट इज 9200 शेयर्स पर जो है वो अलॉटमेंट फाइनल कॉल ड्यू होगी. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 32. Raman Limited was registered with an authorized capital of rupees 5 crore divided into shares of rupees 10 each. The company offered for subscription 4 lakh shares. Applications were received for 4,50,000 shares. Applications for 50,000 shares were rejected. 50,000 shares को reject कर दिया गया है. A shareholder holding 10,000 shares failed to pay the first and final call of rupees 2 per share. The subscribed capital of the company is, कितनी कैपिटल सब्सक्राइब्ड है, मतलब कितने पैसे आ चुके हैं. जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी फॉर्मेट की उसकी कैलकुलेशन है ये. तो द आंसर इज 39,80,000 रुपीज. क्योंकि केवल जो 40 लाख हमारे बनते थे, 40 में से 20,000 इज नॉट रिसीव्ड, तो 39,80,000 इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सो मूविंग ऑन टू सेक्शन सी. सेक्शन सी ऑफ पार्ट 1. ये एक केस स्टडी हमें गिवन है. यहाँ पर पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेयर्स वर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. कितने शेयर्स ऑफर किए गए हैं. तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 8 लाख, so it comes out to be 12 lakh. So answer for question number 33 is 12 lakh shares. What was the amount of money received on allotment? allotment पे कितने पैसे रिसीव हुए. जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो अमाउंट इज दैट इज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज रुपीज 48 लाख. अगेन अगर आपको डिटेल्ड कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड हैं तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी, बिकॉज अभी मैं आप लोगों को केवल आंसर्स फटाफट बताना चाहती हूँ. नेक्स्ट केस स्टडी. इसमें पहले एक पार्टनर आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, बट क्वेश्चन में केवल 2 ही पार्टनर्स के बारे में पूछा गया है. तो हम जो थर्ड पार्टनर ई एडमिट हो रहा है उसकी कैलकुलेशन नहीं करते हैं. तो लेट्स जस्ट सी. 2 पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो उन्होंने कहा है कैपिटल रेशो दैट इज 1:2 आती है. एंड सी एडमिट हो रहा है, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर्ड 1/9 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी. तो यहाँ पर ऑफ और फ्रॉम हम लोगों ने सुना हुआ है. ऑफ में हम लोग मल्टीप्लाई करके शेयर से माइनस करते हैं, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस करते हैं. तो जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो मेरे हिसाब से जो रेशो बन रही है वो बन रही है 9:20:7. यानी क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो ए पार्ट होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 36 अगेन बेस्ड ऑन द सेम केस स्टडी. इसमें जब मैं ए बी सी एंड डी की कैलकुलेशन करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है
इनका वो आता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 45:100:35:36. सो हेयर कम्स क्वेश्चन नंबर 37 पार्ट 2, हमारी एनालिसिस वाली बुक का क्वेश्चन है ये. द रेशो दैट एनालाइज द प्रॉफिट्स इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. यस, करेक्टली यू हैव आइडेंटिफाइड. कौन सी रेशोज होती हैं जो प्रॉफिट्स को एनालाइज करती हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज. यस, यू पीपल हैव एनालाइज इट करेक्टली. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. बिकॉज ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ नॉन लिक्विड एसेट, नॉन लिक्विड करेंट एसेट्स इसमें नहीं होते एसेट टेस्ट रेशो, राइट. करंट रेशो के अलावा कौन सी और लिक्विडिटी रेशो होती है? एसेट टेस्ट रेशो. विच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज establishes relationship of shareholders fund to net assets? Proprietary ratio. C option. Which of the following ratio establishes the relationship between credit revenue from operations and trade receivables? Trade receivables turnover ratio. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये वाले. आई एम वेरी हैप्पी कि आई थिंक आप लोगों को सब आते होंगे. अब assertion reason again. Profitability ratios are calculated to analyze the earning capacity of the business. Yes, it is correct. So profitability ratios are calculated to determine the ability of the business to service its debt in long run. Assertion तो ठीक है इसका. Assertion reason, profitability ratios जो होती हैं वो determine करती हैं ability of the business to service its debt in long term. कि लॉन्ग टर्म में वो अपनी डेट को कितना सर्विस कर सकते हैं, अपनी डेट को कितना पे कर सकते हैं. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो शायद रीजन ठीक नहीं है मेरे हिसाब से. असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग. सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. नाउ लेट सी सीबीएसई क्या आंसर की रिलीज करता है. 42 क्वेश्चन पे आते हैं. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड के अंडर आता है. पेटेंट्स, इंटैंजिबल एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल्स, आपकी करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज. तो अगर मैं ये ऑप्शन ढूंढती हूँ, ये मैच ढूंढती हूँ, तो मुझे ऑप्शन ए में ही मिल जाता है. वेरी सिंपल. नाउ चलिए अब थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं. एंड अगेन दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो करंट रेशियो ऑफ द कंपनी 3:1. करंट लाइबिलिटीज अगर 4 लाख है, करंट एसेट क्या होंगे? ऑब्वियसली 3 टाइम्स है. सो 4 into 3 दैट इज 12 लाख. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 44. यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखी है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज सीओजीएस जिसे हम बोलते हैं 3/4 है सेल्स का. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का दूसरा नाम सेल्स होता है, नेट सेल्स. इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ₹60 लाख, द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज. बहुत सिंपल है बच्चों. 60 लाख अगर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आप उसका सीधा सीधा 25% निकाल दीजिए, दैट इज 15 लाख, राइट. क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. तो वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता जाएगा इट कम्स आउट टू बी 15 लाख. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई जस्ट हैव टू टेल यू ऑल कि इतने सिंपल क्वेश्चंस एटलीस्ट मैं यहाँ नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी सीबीएसई से, बट इट्स ऑल योर लक. So revenue from operations ₹20 lakh, cost of material consumed है, employees benefit expenses है, finance cost है, depreciation है. Profit before tax will be 20 लाख में से ये सारे आप expenses माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. आपके पास जो भी ऑप्शन आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. सो मैंने जब कैलकुलेशन की, it came out to be option D, 11,50,000 is the correct option for this question. Now question number 46. Reason assertion. Sale of goods for cash does not affect debt equity ratio. This is correct बच्चों. जो गुड्स बेचे जाते हैं कैश पे वो करंट एसेट्स पे रिफ्लेक्ट होते हैं, तो डेट इक्विटी रेशियो में इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा. इसका रीजन भी बिल्कुल ठीक है. सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस नीदर अफेक्ट डेट नॉर इक्विटी. तो रीजन भी इसका करेक्ट है. बोथ assertion and reason are correct and R is the correct reason of A. So A should be the correct option for this. Now moving on to question number 47. Assertion reason again. Assertion क्या रहा है? Operating ratio is 100 minus operating profit ratio. Yes, it is correct. It is totally correct. And operating ratio is compared to reveal the operating margin on product sold. No, product sold पे operating margin I think reason is not correct. यहाँ पर assertion हमारा correct है, right? So here it is matching with A is correct and B is incorrect. R is incorrect. Sorry. So 47 में हमारा
आंसर हो गया। So yes, B is the answer here. So here comes our last question. यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेड, राइट। सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 6 लाख। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ क्विकली। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6 lakhs, ओके। एंड टैक्स रेट जो है वो दी हुई है मुझे आई गेस 40% क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पीबीटी या अर्निंग बिफोर टैक्स जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो यहाँ बनता है 10 लाख जब मैं ये कैलकुलेशन करती हूँ। और अब मैं इसमें अगर वापस इंटरेस्ट भी ऐड कर देती हूँ, इंटरेस्ट जो था वो 50 लाख का 10% डेट पे, तो इट कम्स आउट टू बी 5 लाख। तो यहाँ पर जो मेरा EBIT है दैट कम्स आउट टू बी 15 लाख। EBIT is 15 lakh. So interest coverage ratio यहाँ पर जो मेरी रहेगी EBIT that is 15 lakh divided by tax, divided by interest paid. So this is 3 times. तो आंसर ऑप्शन B should be the correct option according to me. So I hope आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज CBSE की आंसर की से जरूर आंसर्स को मैच कीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एंड यस, हमारी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। एंड यस, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर्स करेक्ट हैं, आप लोगों का क्या स्कोर आ रहा है। मैं वेट करूंगी आप लोगों के सबके स्कोर्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इसका पार्ट 1 भी अवेलेबल है जिसमें मैंने सेक्शन ए, पार्ट 1 का सेक्शन ए समझाया है, आप वो भी देखिएगा।